ने मुझे मांग संख्या 42 उद्योग पे बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पिछले बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र बगड़ में एक इंडस्ट्रियल एरिया दिया और वो आज बन के तैयार है। उसके अलावा भी इस बजट में भी तकरीबन 32 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा हुई है। उसमें राजसमंद जिले का राछेटी, जो कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से बहुत नज़दीक में है, और साकरडा, यहाँ भी 2 नए औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा हुई है। और ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाड़ा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोरीड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा हुई है। आने वाले समय में पेट्रोलियम केमिकल, जो कि बहुत बड़ा एक अवसर बनेगा राजस्थान के लिए, इस क्षेत्र में भी पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की घोषणा हुई है। और जहां आज सब जगह रोजगार को लेकर के हम सब लोग कंसर्न्ड हैं, तकरीबन 1,40,000 लोगों को इसमें रोजगार के अवसर आने वाले समय में मिलेंगे। CISF की तर्ज पर RISF की भी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं माननीय सभापति महोदय आपको कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके माध्यम से हमारे देश के, हमारे प्रदेश के युवाओं को हम लोग निश्चित तौर पे रोजगार दे सकते हैं। इससे टैक्सेस मिलते हैं, एक्साइज मिलती है, CSR मिलता है, इवन DMFT का फंड भी मिलता है, फॉरेन करेंसी है, और इनडायरेक्टली एक डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक सेक्टर इंडस्ट्री को माना जाता है। राजस्थान सरकार ने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर उद्योगों को बहुत सारे रूल्स और लॉज से एग्जेम्प्ट किया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था में पूरा देश शामिल है। हमने अर्थव्यवस्था का हाल देखा है, किस तरह से GDP की हालात बिगड़ी हुई है। और जहां हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसका पहले टारगेट रखा था 2025, अब उसमें कुछ अमेंडमेंट किया है। लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीतारमण जी के बजट के बाद इसको 2026 और 27 तक प्रोलॉन्ग करने की बात की गई है। आज जब हम GDP की बात करते हैं और 8.5% अगले साल का इसको फोरकास्ट किया गया है, सारे नारे तो हम बड़े बड़े दे देंगे, परंतु इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और GDP के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। और जहां तक इंडस्ट्रियलाइजेशन के सवाल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ही इन्वेस्टमेंट है। कोई भी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के बाद ही स्टार्ट होती है। और जैसे कि 60-65 साल के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने और प्रीवियस गवर्नमेंट्स में, जिसमें BJP की सरकारें भी रही, उन 65 सालों के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ PSUs में, उनको सबको डिसइन्वेस्ट करने का पिछले 8 साल में एक षड्यंत्र चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, बनाना किसी भी चीज़ को बहुत मुश्किल है और उसको बंद करना बहुत आसान है। दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार इसमें लगातार लगी हुई है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक और झटका तब लगता है जब PSUs के अलावा जो हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं, उन प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में भी भारत से जाने का सिलसिला जारी है। उसमें चाहे जनरल मोटर्स हो, चाहे मान ट्रक्स हो, चाहे हार्ले डेविडसन हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेयर्स हो, और चाहे फोर्ड हो, ये तमाम कंपनियां भारत से वापस गई। उसका कोई ना कोई कारण हमें तलाशना होगा। हमें देखना पड़ेगा कि या तो हम एक तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन में। मुझे तो ये लगता है उल्टा ही है। और इस अवसर पे गालिब का एक शेर कहना चाहूँगा कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी पे लागू होती है बात कि ना तो वो फोकस कर रहे हैं इंडस्ट्री पे, और उसके कारण उसका असर स्टेट्स पे भी आ रहा है। आज दिल्ली का जब बजट आता है तो कई अखबार लिखते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था राम भरोसे, यानी कोई उसको देखने वाला नहीं। क्या हुआ पिछले 4-5 सालों में? चाहे डिमोनेटाइजेशन की बात हो, चाहे आपके लिए GST की बात हो, चाहे आपके लिए इकोनॉमी का स्लो डाउन हुआ हो, और चाहे ये कोविड आया हो, चारों चीजों के बीच में जो सबसे ज्यादा पिसा है वो भारत का नौजवान पिसा है। भारत का रोजगार खत्म हुआ है और उस रोजगार को लाने के लिए कुछ नहीं किया। ये बजट एक बोगस बजट साबित हुआ, जिससे कि पूरी इकोनॉमी का एक तरह से बट्टा बैठ गया। किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे पॉलिटिकल कमिटमेंट्स भी हैं। किसी की भी सरकार आए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की,
पर जो संस्थाएं हम बनाएं ना तो उनको बेचें और ना ही उनको काम को अवरुद्ध किया जाए। क्या हुआ रिफाइनरी में जोधपुर में? कहां सरकार ने इसको रोका? क्यों रोका? 5 साल तक क्यों इसको डिरेल किया? मेमू कोच फैक्ट्री हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रयासों से और तब की तत्कालीन केंद्र सरकार के प्रयास से आई थी भीलवाड़ा में, उसको भी क्यों आपने वापस भेजा? ये एक गलत प्रैक्टिस है। चाहे कोई भी लेकर के आए उसको कंटिन्यू करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये परंपरा हमको बनानी चाहिए। और जहां तक इकोनॉमी की बात करूंगा, भारत में 500 मिलियन लोग पॉवर्टी लाइन के आगे पीछे ही हैं। हम कहते तो हैं 28% लोग बीपीएल में हैं, पर कुछ लोग बीपीएल से जस्ट बाहर हैं, परंतु ये डाटा बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, जिसके लिए कि हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके जो भारत की रैंकिंग है वो कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। चाइना 28% के साथ दुनिया के अंदर नंबर 1 पे हैं, हम 3.1% के साथ बैठे हैं। दोनों की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन और 1.3 बिलियन के साथ दोनों कंट्रीज लेबर इंटेंसिव है, मास पॉपुलेशन है, पर हम बहुत नीचे हैं। 24% का गैप है, 25% का गैप है, जिसको मीट आउट करने में 50 साल लग जाएंगे। 8 साल में दिल्ली की सरकार के नेतृत्व में कोई भी ऐसा कारगर काम नहीं हुआ जिससे कि राजस्थान को और दूसरे स्टेट्स को रोजगार में कोई मदद मिले। मैं माननीय सभापति महोदय कुछ रीको से संबंधित, उद्योग से संबंधित, स्टेट से संबंधित कुछ सजेशंस भी देना चाहूँगा माननीय मंत्री महोदया को कि यहाँ पे सिरामिक को लेकर के बहुत प्रचुर संभावनाएं हैं। मेरे ख्याल में यहाँ सदन में आने वाले 10, 20, 25 मान्य सदस्यों के इलाके में फेल्सपार, क्वार्ट्ज, चाइना क्ले और ये सारी माइनिंग लीजेज हैं, और जो कि सारा रॉ मटेरियल यहाँ राजस्थान से गुजरात में जाता है और गुजरात से वो सिरामिक टाइल्स बन के पूरे वर्ल्ड में जा रही हैं। क्यों नहीं हम प्रयास करें कि सिरामिक की सारी इंडस्ट्रीज राजस्थान में लगे, पर ये क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको सोचना पड़ेगा। कई सरकारें बन गई, पक्ष विपक्ष दोनों की, परंतु वो गैस की जो नेचुरल लाइन है वो नहीं आ पाई, और नेचुरल गैस नहीं आने के कारण हमारे यहाँ पे सिरेमिक इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो पाई। इसका रीजन भी समझना चाहिए। 8 साल से दिल्ली में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, अगर कुछ प्रोग्रेस की होती तो जो 2014 में नेचुरल गैस मिलना था, हमारे ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य के यहाँ पर भी बहुत फेल्सपार के यूनिट्स हैं, अगर इस पूरे इलाके में नेचुरल गैस आ जाती तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ पे एक इंडस्ट्री डेवलप हो जाती, जिससे कि हमारे को आगे बढ़ोतरी मिलती एम्प्लॉयमेंट में भी। हाँ, ये जरूर आपके साथ ही बोल रहे थे कि हम इतने वोटों से जीत गए, इतनी सीटों पे जीत गए। 2 मिनट में समाप्त करिए। जीतना बहुत आसान है, परंतु जीतने के बाद लोगों का काम करना बहुत मुश्किल है। ये एमपी जो 25 के 25 दिल्ली में बैठे हैं इस नेचुरल गैस के लिए, माननीय सदस्य, मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूँ, माननीय सदस्य नहीं बोलता हूँ, आप प्लीज क्या बोल रहे हो, आप प्लीज बैठिए, मैं कभी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, बैठिए। आप हमेशा बोलते हैं, मैं कभी नहीं बोलता। और इतने एमपी जीते, अगर ये गैस पाइपलाइन के लिए काम किया होता तो निश्चित तौर पे आ जाती, तो 14 से लेके 22 हो गया। हम इंतजार ही कर रहे हैं। रीको के लिए मैं चाहता हूं कि रीको के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं उसके अंदर हमने सबको ई ऑक्शन पे ले लिया। ई ऑक्शन पे सारे के सारे लेना जरूरी नहीं है माननीय सभापति महोदय, इनमें से कुछ को हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे भी करें, क्योंकि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली हो जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया इन्वेस्टर फ्रेंडली होने से इनके लिए आसानी रहेगी। इनकी रेट्स को भी अफोर्डेबल किया जाए थोड़ा सा, और एक फ्री होल्ड के लिए कोई पॉलिसी बनाकर इको के प्लॉट्स फ्री होल्ड में दिए जाए। एमएसएमई को लेकर मैं कहना चाहूंगा, एमएसएमई को हमको बढ़ाना है, पर इसके लिए बड़ी मदर यूनिट्स लानी पड़ेगी। ना तो आप कामयाब हो पाए, ना हमारे को अभी तक कोई सफलता मिली है। 1000-2000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की मदर यूनिट्स आएंगी तो ही एमएसएमई सेक्टर आगे बढ़ेगा, अकेला नहीं बढ़ सकता। चाहे रिसर्जेंट राजस्थान हो, इन्वेस्ट राजस्थान हो, आंकड़ों से नहीं चलता। 1,38,000 करोड़ का आप लोगों ने बनाया आंकड़ा, 12,000 करोड़ आया। हम भी इन्वेस्ट राजस्थान के लिए आगे बढ़ रहे हैं, परंतु इसको ईमानदारी से करना पड़ेगा, इस नौजवान के लिए, इस इलाके के लिए, कि इंडस्ट्री ईमानदारी से आए, और इसके लिए लैंड अलॉटमेंट को ईजी करना पड़ेगा और बेटर इलेक्ट्रिसिटी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये तो नहीं हो कि उनको कोई तकलीफ आए इंडस्ट्री को, पर लोकल लोगों को रोजगार में भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए, इसके लिए भी कोई प्रावधान हो। आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।